दोस्तों, यदि आपने गेहूं की प्रजाति अर्थात जो वैरायटी होती है वो और बेसल डोज में क्या पड़ना चाहिए और जो भूमि है हमारी किस प्रकार की है उसमें बेसल डोज में क्या पड़ना चाहिए अर्थात कौन कौन से खाद पड़ने चाहिए भूमि के अनुसार। और दोस्तों, बीज शोधन, अगर हम इन बात पर ध्यान देंगे तो हमारी जो पैदावार है हमें बम्पर मिलेगी। ये गारंटी की बात है। अगर इन बातों पर ध्यान आपने दे लिया तो आपको जो पैदावार है अन्य वर्षों से ज़्यादा मिलेगी। और ख़ास तौर से बात ये होगी कि आपको खेत ऐसा मिलेगा कि आपके जो दुश्मन हैं वो भी खेत देखने आएंगे, खेत को झांकने आएंगे कि इसकी फसल में ऐसा क्या है कि इसकी फसल इतनी शानदार हो रही है। तो दोस्तों, सबसे पहले जो बात करते हैं वो करते हैं जो हमारी जो प्रजातियां हैं। तो दोस्तों, कई प्रजातियां ऐसी होती हैं जिनकी पैदावार ज़्यादा होती है। और दोस्तों, ये प्रजातियों की तो बात है ही, लेकिन इस बात का भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो हमें प्रजाति है वो समय पर लगानी चाहिए। यदि हम समय पर अर्ली प्रजाति लगाते हैं और समय पर ध्यान देते हैं तो हमें ज़्यादा पैदावार मिलती है। क्योंकि दोस्तों, जो अगेती प्रजातियाँ होती हैं वो लगती हैं 25 नवंबर से लेकर 15 नवंबर तक। यदि आप इनका समय का ध्यान रखेंगे तो आपको ज़्यादा पैदावार मिलनी तय है। और दोस्तों, इसके साथ साथ यदि आप अपनी भूमि के अनुसार, अपनी मृदा के अनुसार, अपनी ज़मीन के अनुसार यदि आप बेसल डोज देंगे, खाद देंगे बुवाई के समय, तो आपको ज़्यादा पैदावार मिलनी तय है। लेकिन हमारे जो किसान भाई हैं अधिकतर इन बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। जो गेहूं की वैरायटी किसी ने बता दी, जो मार्केट में मिल गई उसे ही बो दिया। उन्हें न तो ये पहचान कि अर्ली वैरायटी कौन सी है और लेट वैरायटी कौन सी है। तो दोस्तों, इस बात में भी हमें जानना चाहिए। तो और इस पर हमें ध्यान चाहिए कि अर्ली वैरायटी जो हमें पहले लगानी चाहिए और लेट प्रजातियां हमें बाद में लगानी चाहिए। इन विषयों संबंधित चैनल पर हैं वीडियो, उन्हें आप देखकर विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि हमें जो प्रजातियां हैं वो कौन कौन सी लगानी चाहिए। तो दोस्तों, हम इस समय जो प्रजातियां लगा सकते हैं अर्ली में अर्थात समय से, अर्थात 25 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर के बीच ये प्रजाति हम लगा सकते हैं। HD 2967, DBW 303, DBW 222, HD 3086 और श्री राम कंपनी की आती है सुपर 303। इन प्रजातियों को हम लगा सकते हैं। और भी कई प्रजातियां आती हैं, उनका भी आप चुनाव कर सकते हैं। और दोस्तों, इस बात का समय पर अवश्य ध्यान रखें। अब बात करते हैं कि जो हमें बेसल डोज देनी है, जो खाद ध्यान देना है, उसमें हम अपनी ज़मीन का क्या ध्यान रखें। तो दोस्तों, कुछ ज़मीनें हल्की होती हैं, कुछ ज़मीनें भारी होती हैं, कुछ ज़मीनें जो मिट्टी है वो बालू के साथ साथ पीलेपन पे भी होती है। इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो जो ज़मीन हमारी होती है बालुई, सबसे पहले बात करते हैं उनकी, अर्थात हमारी ज़मीन हल्की होती है। तो हमें जो NPK है अर्थात नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, ये 3 चीज़ें तो हमें अपनी सभी प्रकार की ज़मीनों में डालनी चाहिए। क्योंकि ये जो फसल है, ये जो पौधे होते हैं, ये 3 जो मुख्य तत्व की आवश्यकता होती है इन पौधों को, चाहे कोई हमारी फसल हो या कोई हमारा बागवानी का पौधा हो या किसी प्रकार का पौधा हो, ये 3 प्रमुख तत्व उसे चाहिए ही चाहिए। एक्स्ट्रा उनके अनुसार, उसकी आवश्यकता के अनुसार हम दे देते हैं तो हमारी जो उपज है वो बढ़ जाती है। तो जो बात हम करते हैं सबसे पहले, तो बात करते हैं कि जो ज़मीन हमारी हल्की है अर्थात रेतीली है, उसमें हमें क्या बढ़ाना चाहिए। तो दोस्तों, जो हमारी ज़मीन होती है बालुई, उसमें कमी होती है जिंक की। आप कहीं भी टेस्ट करा लीजिए, जो ज़मीनें हल्की होती हैं, रेतीली होती हैं, उनमें जिंक की अक्सर ज़्यादा कमी पाई जाती है। यदि हम जिंक की पूर्ति इन ज़मीनों में कर दें अर्थात NPK के साथ, अर्थात DAP, NPK 12-32-16 और पोटास, इनकी साथ साथ यदि हम जिंक की पूर्ति कर दें तो हमें जो गेहूं की जो पैदावार मिलेगी वो बम्पर मिलेगी। और इतनी मिलेगी कि आपको विगत वर्षों नहीं मिली होगी और आपके आसपास भी ऐसा कोई गेहूं न तो पैदा हुआ होगा और ना ही आपको इतनी पैदावार मिली होगी। तो इसके लिए अब बात आती है कि जो हम बेसल डोज डालते हैं, NPK 12-32-16 डालते हैं या DAP डालते हैं,
तो इसके साथ हम जो जिंक सल्फेट आती है साधारण रूप में, उनका प्रयोग हम नहीं कर सकते, क्योंकि दोस्तों इनका प्रयोग करने से जो इसकी जो होती हैं हमारी दोनों चीज़ ये डीएक्टिव हो जाती हैं, अर्थात ये दोनों काम ही नहीं करती हैं सही से। तो इसके लिए हमें क्या अपनाना चाहिए? तो इसके लिए चाहिए हम चिलेटेड जिंक का प्रयोग करें। तो चिलेटेड जिंक हम आराम से इनके साथ मिलाकर प्रयोग कर सकते हैं, तो उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं होती है, तो इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। तो हमारी जो ज़मीन है हमें ज़्यादा पैदावार देती है। अब दोस्तों बात करते हैं जो ज़मीन हमारी होती है, जैसे कुछ कल्लर वाली ज़मीन होती है, जहाँ की ज़मीन कठोर होती है, ऊसर ज़मीन होती है, तो वहाँ पर जो कमी होती है वो होती है सल्फ़र की कमी। अर्थात जो ज़मीनें हमारी कम उपजाऊ होती हैं, तो वहाँ पर भी तो हमें पैदावार चाहिए, तो वहाँ जो हम पैदावार ले सकते हैं वो ले सकते हैं सल्फ़र का प्रयोग करके, क्योंकि दोस्तों उन ज़मीनों में सल्फ़र की कमी पाई जाती है। और जब हम सल्फ़र का प्रयोग कर देते हैं बेसल डोज में, तो वो जो कलर वाली ज़मीनें होती हैं उनमें नमक की मात्रा ज़्यादा होती है, तो वो ज़मीन जो बिल्कुल सख्त होती हैं, यदि हम सल्फ़र का प्रयोग कर लेते हैं तो मिट्टी थोड़ी भुरभुरी हो जाती है, जिसके कारण हमें ज़्यादा पैदावार मिलती है। यदि हम इस बात का ध्यान रख लेते हैं तो हमारी जो बातें हैं ये हमारे काफ़ी काम की आएंगी और इसमें जो हमारी पैदावार है वो बढ़ेगी। और दोस्तों बात रही जो दोमट ज़मीन होती हैं, उन ज़मीनों में तो सामान्य ज़मीन होती हैं, उनमें मिट्टी की जांच के अनुसार ही पता लगता है कि इसमें क्या कमी हो सकती है, कौन से तत्व की कमी हो सकती है। तो सबसे बढ़िया जो तरीका होता है मिट्टी की जांच का ही होता है। लेकिन अफसोस हमारे किसान भाई, अधिकतर किसान भाई, मुझे तो लगता है कि 90 से 95% किसान ऐसे हैं जो मिट्टी की जांच कराते ही नहीं हैं, उसमें रुचि ही नहीं लेते हैं। तो हमारे किसान भाई को चाहिए कि मिट्टी की जांच अवश्य कराएं और जो संस्तुति मिल लैब से उसी के अनुसार विभिन्न प्रकार के जो फर्टिलाइजर्स हैं, विभिन्न प्रकार के जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, उनका प्रयोग करें तो काफ़ी लाभ मिल सकता है और उपज ज़्यादा मिल सकती है। और उपज जो मिलेगी वो इतनी मिलेगी कि हमारा कोई भी किसान जो है हानि में नहीं जाएगा, क्योंकि ऐसा होता है एक बार लागत तो लग जाती है, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी फसल ठीक से नहीं होती है और हमें लाभ की जगह हानि उठानी पड़ती है। तो इन बातों का यदि आप ध्यान रखेंगे तो आपकी फसल की जो पैदावार है वो ज़्यादा मिलेगी। और दोस्तों इन बातों को गेहूं के साथ साथ दूसरी फसलों में भी ध्यान रखें। आप किसी भी फसल की बुआई करें तो मिट्टी की जांच अवश्य कराएं, उसी के अनुसार आपको विभिन्न प्रकार की जो फसलें हैं उन्हें बुवाई करनी चाहिए और उनमें बेसल डोज उसी के अनुसार दे देना चाहिए, तभी आपको पूरी उपज मिलेगी, बम्पर उपज मिलेगी। और दोस्तों इसके साथ साथ जो हमारा जो पानी होता है उस पर भी निर्भर करता है कि हमारी जो ज़मीन है उसका जो पीएच मान क्या है, इसके साथ साथ जो पानी का पीएच मान है उस पर भी निर्भर करता है कि हमें कितनी उपज मिलने वाली है। तो आप पानी के टेस्ट भी कर सकते हैं, बड़ी आसानी कर सकते हैं। और इससे संबंधित वीडियो चैनल पर है, तो आप घर पर चेक करना चाहें पानी का तो आप पीएच मान टेस्ट कर सकते हैं। और दोस्तों आज के जो वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।